अगर बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे बात करें तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि एक तरफ तो हमारे कंट्री में यूरोपियंस का अराइवल देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ हमारे कंट्री में जो माइटी मुगल एम्पायर एग्जिस्ट करता था उसके डिक्लाइन की शुरुआत हो जाएगी। और ये दोनों चीजें एक साथ होंगी कि एक तरफ तो यूरोपियंस का अराइवल देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ हमारे कंट्री में जो माइटी मुगल एम्पायर एग्जिस्ट करता था, हमारे कंट्री को जो माइटी मुगल एम्पायर कंट्रोल करता था उसके डिक्लाइन की शुरुआत हो जाएगी। और मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? इंडिया इज गोइंग टू बी लेफ्ट एज एन ओपन फील्ड फॉर द यूरोपियंस टू कंट्रोल। और जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी तो ये जो यूरोपियंस हैं ये आपस में इंडिया के कंट्रोल को लेके एक पावर स्ट्रगल में इन्वॉल्व हो जाएंगे। इस पावर स्ट्रगल में कौन कौन लोग थे? पोर्चुगीज थे, फ्रेंच थे, डच थे, डेनिश थे और ब्रिटिशर्स थे। और ये पावर स्ट्रगल किस तरीके से चली उस सब के बारे में इन डिटेल हमने पढ़ा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री वाले सेशंस में। और अल्टीमेटली इस पावर स्ट्रगल में कौन जीतेगा? ब्रिटिशर्स जीतेंगे। इंडिया का कंट्रोल किसके हाथ में जाएगा? ब्रिटिशर्स के हाथ में जाएगा। और फिर ये ब्रिटिशर्स 1947 तक किस तरीके से हमारे ऊपर रूल करेंगे उस सब के बारे में भी इन डिटेल हमने मॉडर्न हिस्ट्री वाले सेशंस में पढ़ा हुआ है। तो एक एस्पेक्ट, एक साइड तो ये है जो कि पढ़ी जाती है कि ये ब्रिटिशर्स किस तरीके से हमारे ऊपर रूल करेंगे, लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। और वो दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि जब ये यूरोपियंस इंडिया आएंगे तो ये अपने साथ में एक वेल्थ ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स लेकर आएंगे। इनफैक्ट एक रिच वेल्थ ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स लेकर आएंगे। आज की डेट में ये जो हम मॉडर्न आर्किटेक्चर देखते हैं, ये जो हम मॉडर्न सिटीज देखते हैं, ये जो हम मॉडर्न प्लानिंग देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है, वो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस की गई है बाय द यूरोपियंस। और इसी मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में आज के सेशन में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस के बारे में। पोर्चुगीज अपने साथ में लेकर आए आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को। पोर्चुगीज अपने साथ में लेकर आए आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को। और पोर्चुगीज ने इनिशियली ट्रेडिंग पोस्ट बनाए, इनिशियली वेयर हाउसेस बनाए। लेकिन जैसे जैसे पोर्चुगीज के हाथ में थोड़ी बहुत पावर आने लगी, पोर्चुगीज ने इन्हीं ट्रेडिंग पोस्ट को, इन्हीं वेयर हाउसेस को रीमॉडल किया और फोर्टिफाइड टाउन्स को बनाने की शुरुआत की। बहुत सिंपल, पोर्चुगीज अपने साथ में लेकर आए आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को। इनफैक्ट पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ पैटियो हाउसेस। कॉन्सेप्ट ऑफ पैटियो हाउसेस को भी किसने इंट्रोड्यूस किया? पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किया। अब ये पैटियो हाउसेस क्या होते हैं? बड़ा ही सिंपल सा डिजाइन होता है इनका, लेकिन इनका जो यूनिक फीचर होता है वो क्या होता है कि इन हाउसेस में एक ओपन एरिया होता है, एक खुला एरिया होता है। ये जो ओपन एरिया होता है, इस एरिया में बैठ के, इस एरिया में घूम के लोग नेचर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली खुला एरिया होता है घर के अंदर, इसको बुलाया जाता है पैटियो हाउसेस। आजकल जो गांव में हम घर देखते हैं वो कुछ कुछ ऐसे ही होते हैं, एग्जैक्टली तो ऐसे नहीं है, लेकिन उनमें भी लंबा चौड़ा खुला एरिया होता है। तो ये जो पैटियो हाउसेस थे, इनमें खास बात क्या होती थी कि इनके अंदर एक ओपन एरिया होता था। कॉन्सेप्ट ऑफ पैटियो हाउसेस को कौन लेकर आया? पोर्चुगीज लेकर आए। इसके अलावा पोर्चुगीज ने कॉन्सेप्ट ऑफ बार ओक्यू स्टाइल को भी इंट्रोड्यूस किया। कॉन्सेप्ट ऑफ बार ओक्यू स्टाइल को भी किसने इंट्रोड्यूस किया? पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किया। और ये जो बार ओक्यू स्टाइल है, ये जानी जाती है अपने ग्रैंडनेस के लिए, अपने लंबे चौड़े बिल्डिंग्स के लिए, ग्रैंडनेस के लिए जानी जाती है बार ओक्यू स्टाइल। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ पैटियो हाउसेस है और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ बार ओक्यू स्टाइल है, ये डेवलप हुआ यूरोप में इन दी लेट 16th सेंचुरी। और इसको इंडिया कौन लेकर आया? पोर्चुगीज लेकर आए। पोर्चुगीज ने इंडिया में कई सारे नोटेबल कंस्ट्रक्शंस किए, जैसे से कैथेड्रल इन गोवा। से कैथेड्रल को कहाँ बनवाया गया है?
गोवा में बनवाया गया है। और किसने बनवाया है? पोर्चुगीज ने बनवाया है। कब बनवाया? 1619 में बनवाया। और इसको बनवाया गया है पोर्चुगीज की लेट गोथिक स्टाइल में। ये जो से कैथेड्रल है, इसमें एक बहुत बड़ी बेल है, और ये जो बेल है इसको क्या बुलाया जाता है? इसको गोल्डन बेल बुलाया जाता है। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये है से कैथेड्रल की। दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें। से कैथेड्रल कहाँ पर लोकेटेड है? गोवा में लोकेटेड है। इसको कब बनवाया गया है? 1619 में बनवाया गया है। और इसके अंदर एक जो लंबी चौड़ी बेल है, उस बेल को क्या बुलाया जाता है? गोल्डन बेल बुलाया जाता है। इसके अलावा बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। बॉम जीसस का मतलब होता है होली जीसस। ये जो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है, ये भी कहां पर है? ये भी गोवा में है। और ये जो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है, ये आज की डेट में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको कब बनवाया गया? इसको 1605 एडी में बनवाया गया। और बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस की इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ पे सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी रखी हुई है, और इसको बार ओक्यू स्टाइल में बनवाया गया है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ये भी कहां पर है? गोवा में लोकेटेड है। और ये आज की डेट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कब बनवाया गया इसको? 1605 में बनवाया गया इसको। और ये जो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है, इसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी रखी हुई है, और इसको बार ओक्यू स्टाइल में बनवाया गया है। फिर इसके अलावा एक कैस्टेला डी अगोडा है। कैस्टेला डी अगोडा, इसको बांद्रा फोर्ट भी बुलाया जाता है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये मुंबई में लोकेटेड है। और इसको भी किसने बनवाया है? पोर्चुगीज ने बनवाया है। सेंट पॉल चर्च है। सेंट पॉल चर्च कहाँ पर है? दीव में है। और ये जो सेंट पॉल चर्च है, इसको कब बनवाया गया? 1610 एडी में बनवाया गया। और इसको बनवाया गया है बार ओक्यू स्टाइल में। तो सेंट पॉल चर्च कहाँ पर लोकेटेड है? दीव में लोकेटेड है। और कब बनवाई गई? 1610 एडी में बनवाई गई। दीव फोर्ट है, ये जो दीव फोर्ट है, इसको कब बनवाया गया? 1535 एडी में बनवाया गया। और ये जो दीव फोर्ट है, इसको दीव आइलैंड के कोस्ट पे बनवाया गया है। इस दीव फोर्ट में तीन चर्चेज हैं। कौन कौन सी तीन चर्चेज हैं? एक सेंट थॉमस चर्च है, दूसरी सेंट पॉल चर्च है, और तीसरी चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस है। चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस, सेंट पॉल चर्च और सेंट थॉमस चर्च, ये तीनों चर्चेस कहाँ पे लोकेटेड हैं? दीव फोर्ट में लोकेटेड हैं। इसके अलावा चर्च ऑफ सेंट एने भी है, और ये भी कहाँ पर है? गोवा में है। और ये जो चर्च ऑफ सेंट एने है, इसको कब कंप्लीट करवाया गया? 1695 एडी में कंप्लीट करवाया गया। और इसको भी बार ओक्यू स्टाइल में बनवाया गया है। देखो, बहुत सिंपल तौर पे याद रखना कि जो पोर्चुगीज हैं, ये अपने साथ में लेकर आए आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को। किस स्टाइल को लेकर आए? आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को लेकर आए। इसके अलावा इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ पैटियो हाउसेस को भी इंट्रोड्यूस किया, और कॉन्सेप्ट ऑफ बार ओक्यू स्टाइल को भी इंट्रोड्यूस किया। जो नोटेबल कंस्ट्रक्शंस हैं, उनके बारे में बेसिक तौर पे याद रखना, मीन्स में कभी कहीं काम आ जाए तो, और प्रीलिम्स में अगर कभी कहीं पूछ ले जाए तो। अच्छा, ये अपने को समझ में आ गया कि पोर्चुगीज का इन्फ्लुएंस क्या रहा आर्किटेक्चर के ऊपर। फिर बात आती है फ्रेंच इन्फ्लुएंस के बारे में। और फ्रेंच लोग, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था? ये अपने साथ में लेकर आए कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन सिटी प्लानिंग को। हमारे कंट्री में कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन सिटी प्लानिंग को कौन लेकर आए? फ्रेंच लोग लेकर आए। और फ्रेंच लोगों ने बहुत सारे टाउन्स बनाए, जैसे पुडुचेरी को बनाया, जैसे चंदर नागौर को बनाया, जैसे आज की डेट में चंद नगर बुलाया जाता है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। और ये जो फ्रेंच लोग हैं, इन्होंने कार्टेशियन ग्रिड पैटर्न्स को यूज किया, और साइंटिफिक आर्किटेक्चरल डिजाइन्स को यूज किया। बेसिकली कार्टेशियन ग्रिड पैटर्न्स कुछ इस तरीके के पैटर्न्स होते हैं, इन पैटर्न्स को यूज किया गया, और साइंटिफिक आर्किटेक्चरल डिजाइन्स को यूज किया गया। ये जो फ्रेंच लोग हैं, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ अनोनिमस आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया। कॉन्सेप्ट ऑफ अनोनिमस आर्किटेक्चर को भी किसने इंट्रोड्यूस किया? फ्रेंच लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ अनोनिमस आर्किटेक्चर होता है, इसमें बड़ा ही सिंपल सा फेकेड होता है। मतलब जो बिल्डिंग का फ्रंट होता है, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। कोई भी ऑर्नामेंटेशन नहीं होती है, कोई भी डिजाइन नहीं होती है। फ्रेंच लोगों ने बहुत सारे कोस्टल टाउन्स को भी डेवलप किया, जैसे माही को डेवलप किया, जो कि कहाँ पर है? केरला में है।
कराईकल को डेवलप किया जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, और यनम को डेवलप किया जो कि कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा फ्रेंच लोगों ने चर्च ऑफ सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस को बनवाया, कहाँ पर, पुडुचेरी में बनवाया। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये चर्च ऑफ सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस की इमेज है। इसके अलावा सेक्रेड हार्ट चर्च कहाँ पे बनवाई, चंद्रनगर में बनवाई। कहाँ पर बनवाई, चंद्रनगर में बनवाई। तो फ्रेंच इन्फ्लुएंस की अगर बात करें तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन सिटी प्लानिंग को फ्रेंच लोग लेकर आए। इसके अलावा इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ एनोनिमस आर्किटेक्चर को भी इंट्रोड्यूस किया। बाकी इन्होंने कई सारे कोस्टल टाउन्स बनवाए और टाउन्स को स्टेब्लिश किया। अच्छा, फ्रेंच इन्फ्लुएंस क्या रहा वो भी हमें समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद बात आती है ब्रिटिश इन्फ्लुएंस की। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के बारे में हम पढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, बिकॉज लाइक दबाना ज़रूरी है। यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दी ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, इसके बाद बात आती है ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के बारे में। और जब ब्रिटिशर्स इनिशियली आए तो अपने साथ में लेकर आए गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को। ब्रिटिशर्स जब इनिशियली आए तो अपने साथ में लेकर आए गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को। और ये जो गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ये मर्ज हो जाएगी इंडियन आर्किटेक्चर के साथ में, और इसका आउटकम होगा इंडो गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और इनिशियल फेज में ब्रिटिशर्स ने जो कंस्ट्रक्शंस किए वो फॉलो करेंगे इस इंडो गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को। लेकिन 1911 के बाद से ये देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स के कंस्ट्रक्शन में एक नया स्टाइल इमर्ज हुआ, और ये जो नया स्टाइल इमर्ज हुआ इसे बुलाया जाता है नियो रोमन आर्किटेक्चर। क्या बुलाया जाता है, नियो रोमन आर्किटेक्चर बुलाया जाता है। विच मीन्स कि ब्रिटिशर्स के फेज के दौरान दो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स के तहत कंस्ट्रक्शन करवाया गया। एक तो इंडो गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और दूसरा नियो रोमन आर्किटेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडो गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में। ये जो इंडो गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है इसको विक्टोरियन स्टाइल भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, विक्टोरियन स्टाइल भी बुलाया जाता है। और ये जो इंडो गोथिक स्टाइल है इट इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ, इट इज अ यूनिक मिक्स ऑफ इंडियन, पर्शियन एंड गोथिक स्टाइल्स। इंडो गोथिक स्टाइल को और क्या बुलाया जाता है, विक्टोरियन स्टाइल भी बुलाया जाता है। और ये जो इंडो गोथिक स्टाइल है ये मिक्स है इंडियन स्टाइल का, पर्शियन स्टाइल का और गोथिक स्टाइल का। अच्छा, इंडो गोथिक स्टाइल के फीचर्स क्या हैं। एक तो इंडो गोथिक स्टाइल के तहत जो कंस्ट्रक्शंस किए गए दे आर एक्सट्रीमली लार्ज एंड इलेबोरेट। बड़े लंबे चौड़े कंस्ट्रक्शंस किए गए, बड़े ग्रैंड कंस्ट्रक्शंस किए गए। लेकिन जो वॉल्स बनाई जाती हैं वो वॉल्स थिन होती हैं। इंडो इस्लामिक कंस्ट्रक्शंस के कंपैरिजन में थिनर वॉल्स देखने को मिलती हैं इंडो गोथिक स्टाइल में। आर्चेस बनाए जाते हैं लेकिन पॉइंटेड आर्चेस बनाए जाते हैं, कुछ इस तरीके के पॉइंटेड आर्चेस बनाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट सा देखने को मिलता है तो पॉइंटेड आर्चेस बनाए जाते हैं। यूनिक फीचर क्या है इस इंडो गोथिक स्टाइल का, कि यहाँ पे लार्ज विंडोज का यूज देखने को मिलता है। लार्ज विंडोज को यूज किया जाता है इस इंडो गोथिक स्टाइल में। इनफैक्ट इंडो गोथिक स्टाइल के तहत जो भी चर्चेस बनाए गए उन चर्चेस में क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान को फॉलो किया जाता है। मतलब अगर ऊपर से देखोगे तो कुछ इस तरीके का ग्राउंड प्लान देखने को मिलता है उन चर्चेस का। ये जो इंडो गोथिक स्टाइल है ये फॉलो करेगी एडवांस्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स को, जो कि ब्रिटेन में यूज किए जाते थे। स्टील को यूज किया जाएगा, आयरन को यूज किया जाएगा, पोर्ड कंक्रीट को यूज किया जाएगा ताकि बिल्डिंग को मजबूत बनाया जा सके। ये जो इंडो गोथिक स्टाइल है इसको फॉलो करते हुए कोलकाता में बनवाया गया विक्टोरिया मेमोरियल को। ये जो इमेज है ये विक्टोरिया मेमोरियल की है। देखो कितना ग्रैंड कंस्ट्रक्शन है, कितना लार्ज कंस्ट्रक्शन है। और दूसरा गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, ये भी फॉलो करता है इस इंडो गोथिक स्टाइल को। दिमाग में बिठाओ, क्या पता कभी काम आ जाए। इंडो गोथिक स्टाइल, इसको और क्या बुलाया जाता है, विक्टोरियन स्टाइल बुलाया जाता है।
इट इज अ मिक्स ऑफ इंडियन, पर्शियन एंड गोथिक स्टाइल्स। और इंडो गोथिक स्टाइल के यूनिक फीचर्स क्या हैं कि जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो एक्सट्रीमली लार्ज हैं, जो वॉल्स बनाई जाती हैं वो कंपैरेटिवली थिन बनाई जाती हैं, जो आर्चेज हैं वो पॉइंटेड होते हैं। एक जो यूनिक फीचर है वो क्या है, लार्ज विंडोज का यूज देखने को मिलता है, लंबे चौड़े विंडोज का यूज देखने को मिलता है। और इस कंस्ट्रक्शन में एडवांस स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स को यूज किया गया है। और चर्चेज में क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान देखने को मिलता है। बहुत सिंपल सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। अच्छा, हमने बात की है आइबेरियन आर्किटेक्चर के बारे में जिसको लेकर आए पोर्चुगीज, और हम बात कर रहे हैं गोथिक आर्किटेक्चर के बारे में जिसको लेकर आए ब्रिटिशर्स। इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखो, जो मटेरियल यूज किया जाता है उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो आइबेरियन आर्किटेक्चर में ब्रिक को यूज किया जाता है एज मेन मटेरियल, और रूफ बनाने के लिए और स्टेज बनाने के लिए वुड को भी यूज किया जाता है। लेकिन गोथिक आर्किटेक्चर में रेड सैंडस्टोन को यूज किया जाता है और कोर्स लाइमस्टोन को यूज किया जाता है। मटेरियल यूज्ड के कॉन्टेक्स्ट में आइबेरियन आर्किटेक्चर में मेन बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक को यूज किया जाता है, छत वगैरह और स्टेयर्स वगैरह बनाने के लिए वुड को यूज किया जाता है। और गोथिक आर्किटेक्चर में रेड सैंडस्टोन को यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए, या कोर्स लाइमस्टोन को यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए। इसके अलावा स्ट्रक्चरल वेरिएशंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ये जो आइबेरियन आर्किटेक्चर है ये वेस्टर्न ट्रेडिशन को कंटिन्यू करेगा इन दी कंस्ट्रक्शंस। कोई भी स्ट्रक्चरल वेरिएशंस को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। लेकिन गोथिक आर्किटेक्चर में अभी हमने देखा है कि जो गोथिक आर्किटेक्चर है ये इंडियन स्टाइल्स को अडॉप्ट करेगा और इंडियन स्टाइल्स के साथ में मर्ज होकर एक नया आर्किटेक्चर डेवलप होगा जिसे बुलाया जाएगा इंडो गोथिक स्टाइल। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आइबेरियन आर्किटेक्चर बेसिकली क्या यूज करता है, किस तरीके का डेवलपमेंट है, और आइबेरियन आर्किटेक्चर और गोथिक आर्किटेक्चर के बीच में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ब्रिटिशर्स के अंडर एक तो डेवलप हुई इंडो गोथिक स्टाइल जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, दूसरा डेवलप हुई नियो रोमन स्टाइल। ये जो नियो रोमन स्टाइल है ये डेवलप हुई आफ्टर 1911, 1911 के बाद डेवलप हुई नियो रोमन स्टाइल। ये जो नियो रोमन स्टाइल है इसको नियो क्लासिकल स्टाइल भी बुलाया जाता है। नियो रोमन स्टाइल को नियो क्लासिकल स्टाइल भी बुलाया जाता है। और ये जो नियो रोमन स्टाइल है इसी को फॉलो करते हुए न्यू दिल्ली का आर्किटेक्चर डिजाइन किया है। और किसने डिजाइन किया है? एडविन ल्यूटाइंस ने और हर्बर्ट बेकर ने। न्यू दिल्ली का जो आर्किटेक्चर है वो फॉलो करता है नियो रोमन स्टाइल को। और न्यू दिल्ली का आर्किटेक्चर किसने डेवलप किया है? एडविन ल्यूटाइंस ने और हर्बर्ट बेकर ने। दिल्ली को डिस्क्राइब किया जाता है एज रोम ऑफ हिंदुस्तान। रोम ऑफ हिंदुस्तान किसे बुलाया जाता है? दिल्ली को बुलाया जाता है। सवाल ये आता है कि ये जो नियो रोमन स्टाइल है इसके फीचर्स क्या क्या हैं। देखो, एक तो ये जो नियो रोमन स्टाइल है इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो अनोनिमस किया जाता है। अभी हमने बात की है कि ये जो अनोनिमस आर्किटेक्चर है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में? फ्रेंच लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन यही जो अनोनिमस आर्किटेक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, ये देखने को मिलता है नियो रोमन स्टाइल में। अनोनिमस बेसिकली मतलब विदाउट एनी इंटरेस्टिंग फीचर्स, मतलब बहुत ही सिंपल से डिजाइन किए जाते हैं, कोई ऑर्नामेंटेशन नहीं किया जाता है, कोई लंबा चौड़ा डिजाइन या आर्किटेक्चर नहीं किया जाता है। इस नियो रोमन स्टाइल में अनोनिमस आर्किटेक्चर या ये कहें कि अनोनिमस कंस्ट्रक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो नियो रोमन स्टाइल है इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ, इट इज अ मिक्स ऑफ ऑल स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर। जितने भी स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर उस दौर में एग्जिस्ट कर रहे थे लगभग उन सब का कॉन्फ्लुएंस, उन सब का मिक्स देखने को मिलता है इस नियो रोमन स्टाइल में। और इसी वजह से ये जो स्टाइल है ये बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, बिकॉज सभी स्टाइल्स को आप इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हो तो कंजेशन देखने को मिलता है। सिंप्लिसिटी को, मॉडर्निटी को और यूटिलिटी को बहुत हाईली कॉम्प्रोमाइज किया गया है। भाई इतने सारे स्टाइल्स हैं, आप सभी स्टाइल्स को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हो तो कंजेशन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? बट ऑब्वियसली बात है देखने को मिलेगा। सिंप्लिसिटी कॉम्प्रोमाइज होगी या नहीं होगी? जब बहुत सारी चीजों को आप छोटे से स्पेस में डालने की कोशिश करोगे तो सिंप्लिसिटी तो कॉम्प्रोमाइज होगी। मॉडर्निटी क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज
जो आर्किटेक्चर के स्टाइल्स चले आ रहे हैं आप उन्हीं को मिक्स कर रहे हो, आप उन्हीं को ले रहे हो, नया कुछ नहीं कर रहे हो, तो मॉडर्निटी भी कॉम्प्रोमाइज होगी और यूटिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज होगी। ये जो नियो रोमन स्टाइल है इसमें प्राइमरीली फोकस किया गया सर्कुलर बिल्डिंग्स के ऊपर, सर्कुलर बिल्डिंग्स बनाने के ऊपर फोकस किया गया। बहुत ज्यादा ओवरयूज देखने को मिलता है ओरिएंटल मोटिव्स का, ओरिएंटल मोटिव्स का बहुत ज्यादा ओवरयूज देखने को मिलता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो नियो रोमन स्टाइल है इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ अपटर्न्ड डोम देखने को मिलता है, कॉन्सेप्ट ऑफ अपटर्न्ड डोम देखने को मिलता है। जैसे ये जो अपटर्न डोम है ये सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है उसके टॉप पे देखने को मिलता है, ये जो है ये अपटर्न डोम है। राष्ट्रपति भवन के ऊपर भी अपटर्न डोम देखने को मिलता है। ये है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और ये है हमारे पार्लियामेंट की पुरानी वाली बिल्डिंग। तो नियो रोमन स्टाइल, इसको नियो क्लासिकल स्टाइल भी बुलाया जाता है। न्यू दिल्ली का जो आर्किटेक्चर है वो फॉलो करता है इस नियो रोमन स्टाइल को। दिल्ली को रोम ऑफ हिंदुस्तान भी बुलाया जाता है। नियो रोमन स्टाइल के फीचर्स क्या हैं? एक तो अनोनिमस कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, दूसरा ये जो नियो रोमन स्टाइल है इसमें सभी आर्किटेक्चर्स का कॉन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, मिक्स देखने को मिलता है। स्टाइल बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है, सिंप्लिसिटी, मॉडर्निटी और यूटिलिटी को बहुत हाई लेवल पे कॉम्प्रोमाइज किया गया है। फोकस किया गया है सर्कुलर बिल्डिंग्स के ऊपर और फोकस किया गया है अपटर्न डोम्स के ऊपर। अपटर्न डोम्स भी देखने को मिलते हैं इस नियो रोमन स्टाइल में। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो ये जितनी भी बातचीत है ये ऐसी है या पूरा ही इंडियन आर्ट एंड कल्चर फैक्चुअल ज्यादा है। आप अगर खुद मेहनत नहीं करोगे, खुद से अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो ये चीजें बहुत ज्यादा काम करने वाली नहीं है। तो अपनी मेहनत जरूर करना, अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।